नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। हम आपको लगातार अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए वही सही जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल है या फिर कोई शंका है जो आपको परेशान कर रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? आत्मविश्वास से बड़ा कोई बूस्टर नहीं होता और आत्म संयम से किसी भी परेशानी पर जीत आसानी से हासिल हो जाती है। और ये दोनों अगर आपके पास हैं तो फिर किसी भी संक्रमण से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप संक्रमित हो गए, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई लक्षण इस वक्त उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर जानकारी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो आपको आपके समस्याओं का समाधान बताएंगी। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे कराते चलूं। डॉक्टर मनीष मंडल अधीक्षक हैं IGIMS पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर IAS ठाकुर अधीक्षक हैं PMCH में। सर, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही साथ डॉक्टर वीणा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स में पटना में। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर IAS ठाकुर आपसे ही होगा, चूंकि इस वक्त अगर सबके मन में कोई शंका है तो वो शंका ये है कि अगर हम संक्रमित हो गए तो संक्रमण के बाद भी हम डॉक्टर के सलाह की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई शंका है, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, तो क्या तब भी हमें डॉक्टर के पास ही जाने की जरूरत है या घर बैठकर भी उपायों के जरिए, दवाइयों के जरिए हम ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर IAS ठाकुर। चलिए, टेलीमेडिसिन एक सब्जेक्ट है, उसमें डॉक्टर लोग बहुत जगह हैं, हमारे यहाँ से भी IGMS से भी हर जगह के लोग हैं जो अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का शंका है तो डॉक्टर की सलाह घर बैठे बैठे ले सकते हैं, उनको जाने की कहीं जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे वक्त में डॉक्टर साहब, चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दे रहे हैं, हालांकि ये कमोबेश फिजिकल डिस्टेंसिंग ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर हल्के फुल्के लक्षण अगर आपको नजर आता है तो आप घर में उस जानकारी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, तो आप ऐसे भी उस बीमारी से लड़ पाते हैं, जीत पाते हैं। तो आपको बेवजह या अनावश्यक बाहर से निकलने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, घर पर ही रहें और वहाँ से डॉक्टर हैं या सिविल सर्जन के भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में भी टेलीमेडिसिन का चल रहा है, तो सलाह लेंगे तो सलाह घर बैठे बैठे उनको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो आप घर बैठकर भी सलाह के अनुरूप व्यवहार को जारी रखें और फिर देखिए सब कुछ आपके लिए आसान भी होगा और सुरक्षित भी होगा। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, नितिन। नितिन, आप अपना सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब, मैं नितिन बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे ये जो वैक्सीनेशन के लिए अभी चल रहा है प्रक्रिया, जैसे मुझे बेबी प्लान करना है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? इससे मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? डॉक्टर वीणा सिंह, मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब इन्हें दें, क्योंकि इनकी शंका यह है कि वैक्सीन लेने की वजह से तो कोई परेशानी भविष्य में नहीं हो जाएगी ना? इनका सवाल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और ये सब कंसर्न उत्पन्न होते रहने चाहिए। तो नितिन जी, मैं बताना ये चाहूँगी कि आप बिल्कुल निसंकोच वैक्सीन लीजिए बिना किसी डर के, और उससे भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग की भी सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप और आपकी पत्नी दोनों लोग ही वैक्सीन लें, जरूर से लें। बिल्कुल, तो देखिए ये वैक्सीन जो है आपको सुरक्षित करता है, आपको आने वाले और अनजान खतरे से बचाता है
और ऐसे में इसे लेकर के दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। सवाल का मन में उठना ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच माना जाएगा, क्योंकि अगर इंसान के अंदर सवाल ही उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर समाधान की तरफ उसकी कोशिश नहीं होगी। हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ गए आनंद। आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है डॉक्टर मनीष मंडल जी से। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये वैक्सीनेशन जो लिया जा रहा है, तो वह वैक्सीनेशन की क्या स्थिति अभी है? क्या स्थिति है, मतलब लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रशिया का जो वैक्सीन स्पुतनिक जो लग रहा है, चाहे अमेरिका का फाइजर जो लग रहा है, उसमें ये बातें आ रही हैं सामने कि वो 92% इफेक्टिव है। तो हमारा जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसकी इफिशियंसी क्या है, और लेने के बाद हम कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ये सवाल मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर मनीष मंडल जी से। डॉक्टर मनीष मंडल, आपसे ही चूंकि जवाब जानना चाहते हैं। जी, सवाल इनका बहुत सटीक है, लेकिन ये समझना होगा कि हमारी जो वैक्सीन है वो बिहार नहीं पूरे देश में हर जगह से इस पर रिसर्च किया हुआ है। हमारे परिवेश में जो अनुकूल है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो वातावरण है, उस पर रिसर्च करके वैक्सीन निकला है, तो वो ज़्यादा कारगर होगा। दूसरी बात, जो भी वैक्सीन है चाहे वो कहीं का बना हो, 100% सेफ्टी नहीं देता है। वो संक्रमित करने से बचा सकता है, और अगर संक्रमित कोई हो गया तो उसकी जो थ्रेशोल्ड होगी वो कम होगी। फर्ज कीजिए कि कोई अगर बुखार है तो बुखार की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जो लक्षण आते हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसके बचने के जो स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जहाँ तक स्पुतनिक या अन्य देशों का उन्होंने सवाल किया, तो उसका इंडियन ओरिजिन के लोगों पे क्या असर है, इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं है, ना कोई उसका रिसर्च पब्लिश्ड है। तो जो भी नई चीज़ आती है वो रिसर्च बेस्ड होती है। रिसर्च मुझे पता है और हम सबको पता है कि इंडिया में जो हमारी दोनों वैक्सीन है वो पूरे पैन इंडिया पे रिसर्च करके निकली हुई है। तो एज ऑफ नाउ अगर मुझे कोई सवाल करेगा तो मैं यही कहूँगा जो हमारी अपनी वैक्सीन है उसकी एफिकेसी पे मुझे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि ये हम लोगों पे रिसर्च करके निकाला हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर मनीष मंडल, चूंकि एक आम आदमी को ये लगता है, वो इस बात को समझता है कि ये दवा 100% कारगर है, ये 90% कारगर है, या ये 50% कारगर है। एक आम आदमी ये समझेगा कि अगर 100% कारगर वाली कोई दवा है तो वो ज्यादा कारगर, उसे लेना ज्यादा माकूल होगा, ज्यादा सही होगा। लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं कि दवाओं के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत कारगर होते हैं, बहुत मायने रखते हैं, और रिसर्च बेस्ड ये हमारे एनवायरमेंट के अनुकूल अगर हमारी जो अपनी दवाएं हैं जिसे हमारे अपने वैज्ञानिकों ने बनाई हुई हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है और उस पर ज्यादा विश्वास हमें रखना चाहिए। जी, अगर मैं अपने आईजीएमएस के आंकड़े देखूं तो हमारे यहाँ 3,500 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, और उस वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव हुए। बट जितने भी लोग पॉजिटिव हुए, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर पॉजिटिव हुआ, कोई सीरियस नहीं हुआ, किसी को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। 3,500 में मात्र 3 लोग, 2 डॉक्टर और 1 पैरामेडिकल स्टाफ को एडमिट करना पड़ा, और जो एडमिट हुए उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, हल्के फुल्के दिक्कत के साथ वो एडमिट हुए और माइल्ड टू मॉडरेट केस होके ठीक होके चले गए। तो मैं अपने आईजीएमएस का आंकड़ा ये जरूर बता सकता हूं कि हमारी एफिकेसी जो रही वो बहुत अच्छी रही। 3,500 में मात्र 3 लोग को एडमिट करना पड़ा। बिल्कुल, यानी कि एक आम आदमी को इन पेचीदगियों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास फाइजर होगी तो हम वो लगवाने का इंतजार कर लेते हैं, स्पुतनिक जब मिलेगी तब उसका लगवाने का इंतजार करें। आपके पास जो अवेलेबल है इस वक्त और जो आसानी से अवेलेबल है, आप उस वैक्सीन को अपनाएं और उससे वैक्सीनेट हो, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए रोहतास से, सुनील। सुनील, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं सुनील कुमार सिंह विक्रमगंज रोहतास से बोल रहा हूँ। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, सवाल डॉक्टर साहब से यही था कि आज से 20-25 साल पहले हमारा ऑपरेशन हुआ है हिप ज्वाइंट का, टोटल हिप ज्वाइंट, ठीक है, उसमें वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? आईएएस ठाकुर, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप इन्हें बताएं कि वैक्सीन को लेकर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति लोगों के मन में न रहे, ताकि वो लेने से बचें या कतराते रहें। एकदम निश्चित रूप
नहीं सुनील जी, वैक्सीन आप आराम से लीजिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपका ऑपरेशन अगर आज भी कराते हैं तो उसके बाद आप ले सकते हैं, इसलिए आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सेफ ही करेगा, इसलिए ले लेना आपके हित में ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आखिर ऐसे हालात क्यों हैं जहां पर अभी तक लोग इस वजह से डरे हुए थे कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, जल्दी से ये वैक्सीन बन जाए और हम सुरक्षित महसूस कर पाए। जहां पर शून्य है वहां से अगर हम वैक्सीन की तरफ बढ़े, वैक्सीन अब हमारे पास है, वो भी दो वैक्सीन का विकल्प हमारे पास है। अगर सिर्फ हम अपने देसी वैक्सीन की बात करें, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति लोगों के मन में क्यों आई? क्या ये एक भ्रम है जो लोगों को डरा रहा है, सिर्फ एक मिथ्य के तौर पर चीजें हैं? कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, वैसे जैसे डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा, पटना मेडिकल कॉलेज में लगभग 3000 लोग फर्स्ट डोज लिए और 95% लोग सेकेंड डोज लिए, तो उसमें 11-12 लोग ही एडमिट हुए थे, वो भी माइल्ड सिम्टम लेके। एक डॉक्टर हमारे हैं जो सर्जरी के ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो थोड़ा सीरियस ज़्यादा हैं, अभी क्रिटिकल हैं, तो एक ही जो है सो काफ़ी सीरियस हो गए हैं। अदरवाइज जो है तो किन्हीं को भी 250 आदमी करीब पारा मेडिकल और डॉक्टर नर्स सब मिल के पॉजिटिव हुए थे, लेकिन किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब लोग हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार और थोड़ा सा भरा ऑक्सीजन की कमी हल्का शुरू से 2-4 आदमी में हुआ, लेकिन एक डॉक्टर हमारे सीरियस हैं, अभी भी सीरियस हैं, भर्ती हैं प्राइवेट में। अदरवाइज जो है सो सब लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मिथक है, लेने में फ़ायदा है, कम से कम बचाएगा तो ज़रूर। बिल्कुल। तो देखिए, आप डॉक्टरी सलाह के अनुरूप चलना चाहते हैं और आपको विश्वास होता है क्योंकि आप बीमार होकर उनके पास ही पहुंचते हैं और ये विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि आप वहां से ठीक होकर वापस लौटेंगे। तो वही डॉक्टरी सलाह ये कहती है कि वैक्सीन आपके पास से, आप वैक्सीनेट जरूर हों, सुरक्षित होंगे आप और आपका अपना परिवार भी सुरक्षित होगा। हमारे साथ कॉलर पटना से जुड़ गई हैं सुनीता। सुनीता, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हमको पहला वैक्सीन ले लिए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, पहला वैक्सीन लिए तो हमको पकड़ा में हल्का हल्का दर्द था, अब बहुत दर्द बढ़ गया है। हम लिए थे 24 फरवरी, अप्रैल, कब लिए? मार्च में गया, 24 मार्च को लिए थे, तो 24 मार्च को लिए तो बहुत दर्द हमको पकड़ा में बढ़ गया। अभी खा रहे इंग्लिश दवा भी तो थोड़ा सा कमा है, तो दूसरा डोज ले सकते हैं ना? डॉक्टर वीणा सिंह, मैं चाहूंगी कि आप इन्हें सजेस्ट करें, चूंकि ये कोविशील्ड। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई है? कोविशील्ड लगाया है और हमको बीपी के मरीज हैं। बीपी के आप मरीज हैं, उसकी तो दवा खाते नहीं है, बीपी के मरीज है, दूसरा डोज आराम से लगवा लीजिए, 30 डेज हो गया है तो आप आराम से जाके लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है या इसके पीछे की अलग ग्राउंड्स होते हैं जिनमें लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने पहला वैक्सीन का डोज लिया, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होने लगी, उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से हमारा शुगर लेवल बढ़ गया, हमें शुगर की समस्या आ गई, या फिर हमें उसके बाद से पैरों में, ज्वाइंट्स में पेन होने लगी। क्या ये वैक्सीन से इसका कोई संबंध है या इसके पीछे के ग्राउंड्स या फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री वजह रही होगी? नहीं, वैक्सीन के चलते किसी किसी को थोड़ा सा 1-2 दिन या 3 दिन थोड़ा सा बुखार, कभी कभी थोड़ा सा जहाँ पर साइट पर वैक्सीन पड़ा है वहाँ पर दर्द हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक सिम्टम ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन जो ये कंप्लेन कर रही थी डॉक्टर साहब कि इन्होंने मार्च में वैक्सीन लिया था, हालांकि 24 अप्रैल को, माफी चाहूंगी, 24 अप्रैल को इन्होंने वैक्सीन लिया था और उसके बाद से आज तक इन्हें सर दर्द की समस्या गई ही नहीं। नहीं, कुछ इनका अपना होगा, ब्लड प्रेशर के चलते हो रहा होगा, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ा हुआ होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगा उसके चलते हो रहा होगा, लेकिन वैक्सीन के चलते इतना दिन तक हम नहीं समझते हैं कि मनीष जी भी हैं और लोग भी हैं, हम लोग दिलवा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो होता नहीं है। इनको दिखाना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। IGMS में टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध है, ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं IGMS से और अपना निदान कर सकते हैं, या फिर भी इन्हें दिक्कत है तो यह हमारे इमरजेंसी में आके दिखा सकते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेशंस की सुविधा भी उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। तो ये पता चलना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि ये वैक्सीन से रिलेटेड है, ये कुछ और बात होगी, उसकी जांच करनी पड़ेगी।
बिल्कुल। तो सुनीता, आप सुन रही होंगी कि डॉक्टर साहब क्या जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर मनीष मंडल भी, डॉक्टर आई ने भी सीधे तौर पर यह कहा कि इसका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं कि आप दूसरी डोज लगवाएं या ना लगाएं, आपको जरूर लगवानी चाहिए। हालांकि जिस परेशानी से आप इस वक्त जूझ रही हैं उससे रेक्टिफाई कराने के लिए, उसे ठीक कराने के लिए आपको जरूर डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। आप उनसे संपर्क करें और अपनी उस समस्या का जरूर निदान पाएं। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, रोशन गया से। रोशन, आप अपना सवाल पूछिए। जी, सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। मेरा मैम आज 3 सवाल है। जी जी, प्रथम सवाल ये है कि हम एक बार और आपसे बात किए थे आपके न्यूज चैनल से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पिताश्री हैं जो लिए थे वैक्सीन फर्स्ट डोज, जी, उसके बाद लेने के बाद अभी तक उनका थोड़ा सा कमजोरी बना हुआ है, लगभग 15 दिन हो चुका है। जी। और दूसरा सवाल यह है कि थोड़ा सुन एक वैक्सीन वाले व्यक्ति हैं हमारे बगल के, तो उनसे भी हम बात किए थे, तो उनको भी थोड़ा उसी तरह का समस्या है, लेकिन उनका कमजोरी नहीं है, थोड़ा बुखार आते रहता है। और तीसरा अहम सवाल है जो आपसे खुद है विभा उपाध्याय से, कि जिस तरह से आप डॉक्टर लोग का टीम लाते हैं टीवी स्क्रीन पर, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बार शिक्षक का टीम ला करके जो बच्चे को कुछ जानकारी मिले इस लॉकडाउन में। चलिए, तो आप एक दूसरे भी माध्यम की खोज कर रहे हैं जिससे बच्चों को जानकारी हासिल हो सके, उसकी भी हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष मंडल, चूंकि पहला इनका दोनों सवाल जो है वो वैक्सीन से जुड़ा हुआ है और इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम जो है इसी मुद्दे पर केंद्रित है, तो मैं चाहूंगी कि पहले उन दोनों सवालों के जवाब आप जरूर दें और इनके कंफ्यूजन को दूर करें कि क्या वैक्सीन की वजह से इनके पिताश्री को जो कमजोरी की समस्या हो रही है वो बनी हुई है, या फिर इसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक बार उनकी जांच करानी चाहिए। वैक्सीनेशन से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही रहती है, और उसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत है तो टोल फ्री नंबर सरकार का बना हुआ है, उस पर इनको कांटेक्ट करना चाहिए था। वो भी उपलब्ध नहीं है तो जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने पहले भी बताया कि IGIMS में जो टोल फ्री नंबर है हमारा, या जो अलग अलग विभाग का अलग अलग टेलीमेडिसिन का नंबर है, उस पर ये संपर्क कर सकते हैं। हमारे IGIMS की वेबसाइट पे सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उस नंबर्स के थ्रू ये संबंधित विभाग से ये सवाल करके अपना निदान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन करना और कमजोरी का कारण क्या है, कोई जरूरी नहीं हो कि वैक्सीनेशन से ही कमजोरी हो। ओल्ड एज है, हो सकता है कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहो उससे प्रॉब्लम हो, या अन्य कोई बीमारी हो उससे प्रॉब्लम हो, तो इसका निदान तभी हो सकता है जब 1-to-1 में ये टेलीमेडिसिन के थ्रू बात कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन के थ्रू इनका इन्वेस्टिगेशंस भी प्लान हो सकता है और उसका रिपोर्ट भी ये अपलोड करके डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अभी आपके सामने घबराने की बात बिल्कुल घबराने जैसी स्थिति नहीं है, और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं अब जब आपके पास आसानी से उपलब्ध हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं और उस तमाम माध्यम के जरिए आप सुरक्षित तरीके से भी जानकारी ले सकते हैं। रिपोर्ट लेकर आपको अपने पिताजी को लेकर घूमने और फिर भटकने की भी जरूरत नहीं है। उस रिपोर्ट को आप वहां पर अपलोड करके भी डॉक्टरी सलाह हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी और सुझाव काम आए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अरुण सहरसा से। अरुण, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं 29 अप्रैल को लिया था, लेकिन दूसरा डोज अभी नहीं मिल रहा है। जी अप्रैल को लिया था। अरुण, सबसे पहले तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज जो है वो सही से आ सके। ठीक है मैम, मैं 29 अप्रैल को कोविडशील्ड पहला वैक्सीनेशन लिया था जी, लेकिन अब जो है हमारा डेट बहुत बढ़ा दिया है, तो डर लगता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ऐसे तो अरुण, जो डॉक्टरी जानकारी हर रोज सामने आ रही है और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो जानकारी देने वाले लोग हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो टेन्योर, जो समय अवधि बढ़ाई गई है वो रिसर्च के बाद ही, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरी डोज के लिए जो आपको वक्त अलॉट किया गया होगा उस वक्त पर ही आप दूसरी डोज लगवाएं। हालांकि फिर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर वीणा सिंह,
ऐसे तमाम लोग जिन्हें पहले ये लग रहा था कि बहुत जल्द से जल्द हम ले लें दूसरी डोज भी ताकि हम ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे, ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, अब ये वक्त अगर बढ़ गई है तो क्या ऐसे में खतरा बढ़ जाता है? क्या कहीं हमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे अंदर एंटीबॉडी कम बनेगी अगर हम बहुत वक्त बाद लेते हैं तो? देखिए, गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, पहले की अवधि थी 28 दिन, 1 महीने पर 2 डोजेज़ ले लेते थे। अभी कोविशील्ड के लिए 2.5 से 3 महीने का गैप कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली जैसा आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि ये तमाम रिसर्च के बाद ही ये डिसीज़न हुआ है। तो पहले तो आम जनता को ये जानना है कि इसमें विश्वास रखें। अगर अवधि बढ़ाई गई है तो उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है। और बाकी 1 डोज के बाद भी काफ़ी प्रोटेक्शन डेवलप होता है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ज़्यादा गैप होने से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो बेस है वो साइंटिफिक रिसर्च से आया हुआ है। तो जब भी दूसरे डोज का आपका समय हो 3 महीने के बाद, वो कृपया ज़रूर लें। ये ज़रूर है कि ये दोनों डोजेज़ बहुत ज़रूरी हैं, पूरा शेड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन बीच की अवधि जो बढ़ गई है उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ साथ में ऐड ये करना चाहती हूँ कि खतरा तभी बढ़ेगा जब आप तमाम परहेजों का पालन नहीं करेंगे। जो मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाना और क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, ये वैक्सीन लेने के साथ साथ भी आपको करना है। तो अगर आपको डर होना चाहिए तो इससे होना चाहिए कि अगर मैं परहेज नहीं पालन करूंगा तो मैं कोविड पॉजिटिव हो सकता हूं, वैक्सीन लेने के बावजूद भी। बीच के इंटरवल के बढ़ने से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, तो देखिए ये इंटरवल अगर बढ़ गया है तो ये सब कुछ रिसर्च के बेस्ड पर है, यानी आपके अंदर ज़्यादा एंटीबॉडी की ज़रूरत, जब आपको ये वक्त दिया गया उस वक्त पर आप जब लेंगे तो आपके अंदर एंटीबॉडी बनती है, इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ झारखंड के गुमला से कॉलर जुड़ गए हैं, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग काफी अफवाह फैला रहे हैं कि पहली बार वैक्सीन लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी कम जाती है और दूसरे लेने तक वो कम ही रहती है, उसके बाद ही बढ़ती है। क्या ये सही है या गलत? डॉक्टर IAS ठाकुर, देखिए इनका जो सवाल है, इस तरह के कई सवाल लगातार सामने भी आ रहे हैं कि इस तरह का भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि देखिए पहला डोज आप लगाते हैं और उसके बाद अब दूसरा डोज का वक्त बढ़ा दिया गया है तो आपके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है और ऐसे में आपको खतरा ज्यादा रहता है। कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे आप? एक्चुअली है कि दूसरा डोज के 15 दिन के बाद ही एंटीबॉडी अच्छा खासा बनने लगता है, लेकिन एंटीबॉडी बनने के बाद, जैसे हमको तो 240 बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी 240 बनने के बाद भी हाई बहुत काफ़ी है, प्रोटेक्टेड हमको होना चाहिए, फिर भी हम मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। तो 15 दिन के बाद, सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद ही अच्छा खासा एंटीबॉडी बनता है। कुछ लोगों को नहीं भी बन रहा है, देख रहे हैं, है ना, काफ़ी नील हो जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो मास्क पहनना है और क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने कहा, वो तो मेंटेन करना ही होगा। डॉक्टर ठाकुर, इनका सवाल था कि क्या पहले डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती है क्या? उसके बाद हमारे अंदर वो प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडी जो बननी चाहिए वो सफिशिएंट नहीं होती है क्या? नहीं, एंटीबॉडी सफिशिएंट सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद बनना अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों में 15 दिन के बाद भी, सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद भी नहीं बनता है। बहुत से हमारे डॉक्टर हैं जो लोग टेस्ट कराए हैं तो उनको, कुछ लोगों को नहीं बना है, लेकिन सेकेंड कोरोना वेव उनको इफेक्ट नहीं कर पाया है इसके बावजूद भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंटीबॉडी फर्स्ट डोज के बाद भी बन सकता है। मेरा जो है फर्स्ट डोज के बाद भी बन गया था, करीब 40 था, सेकेंड डोज के बाद हमारा करीब 220 हो गया था, और 15 दिन के बाद, सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद 240 हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबको बन ही जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप वैक्सीनेट हुए हैं या अभी आप होने वाले हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलिए। इसे आप अपने चेहरे से निकालकर इसे साइड में मत रख दीजिए, आप लापरवाही मत बरतिए। आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आप संक्रमित ही नहीं होते हैं, आपको उस एंटीबॉडी की जरूरत ही आन नहीं पड़ती है क्योंकि आप सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सुरक्षित होते हैं, आपको ये सुरक्षा कवच डबल तरीके से काम करती है जब आप वैक्सीनेट हो जाते हैं। तो दोनों ही चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं भागलपुर से, मैं गौतम। गौतम, आप अपना सवाल पूछिए।
जी नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें गौतम। मैं ये चाह रहा था कि ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक में कौन सा बेहतर वैक्सीन है जो कि ताकि वैक्सीनेट हो सकता। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि पिक एंड चूज वाली स्थिति में जाना ही क्यों है। आपके पास जो अवेलेबल है, आपके पास अगर अवेलेबिलिटी स्पुतनिक की है तो आप स्पुतनिक लगवा लीजिए, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी कोविशील्ड की है तो आप वही लगाइए। इसमें आपको ये जांचने परखने के लिए या इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये बेहतर होगा तभी हम जाकर वैक्सीनेट होंगे। डॉक्टर मनीष मंडल इसको लेकर लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। फिर भी चूंकि डॉक्टर साहब आप कहेंगे तो लोगों का यकीन ज्यादा होगा, विश्वास ज्यादा होगा, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि जो अपने इंडियन ओरिजिन पर रिसर्च होके प्रूव्ड है उस पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, और दोनों इक्वली इफेक्टिव है। पटना के अंदर भी दोनों वैक्सीन उपलब्ध है, दोनों लोगों ने लिया है, और जिसने भी वैक्सीन लिया हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, प्रोटेक्शन उसको मिली है। मिलने का पैमाना और लगने के बाद उसकी जो एफिकेसी वो पैमाना भले अलग हो, लेकिन सबको इफेक्टिवनेस रहा है, ये प्रूव्ड है, और किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो उनको मिल जाता है अपने लेवल पे, अपने भागलपुर में वो हैं तो भागलपुर लेवल पे जो वैक्सीन मिलता है उनको ज़रूर लेनी चाहिए, और कोई भी मन में हिचक इस बात की नहीं रखनी चाहिए कि ये अच्छा है और वो ख़राब है और इसका एफिकेसी अलग होगा, उसका एफिकेसी अलग होगा। मीन मेख निकालने का समय नहीं है, प्रोटेक्शन लेने का समय है। इसलिए वैक्सीन जरूर लें जो भी उपलब्ध हो। बिल्कुल, जो भी उपलब्धता आपके नियरेस्ट है आप वो जरूर लें। आप अपने घर के बड़ों को और 18 प्लस से चूंकि ज्यादा के सभी लोगों के लिए अब ये शुरू हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है उन्हें आप मोटिवेट करें, जरूर वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि इससे आप सुरक्षित होते हैं, आप अपने समाज को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये चेन सभी के सहयोग से टूटेगा, ये तभी खत्म होगा जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, हम खुद इस बात को समझेंगे कि सावधानी आज भी, कल भी और हमेशा के लिए कारगर होती है, और दवाओं के विकल्प पर जाने की जरूरत तब आन पड़ती है जब आप लापरवाह हो जाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर मनीष मंडल, मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई तरह से सवाल लोगों के ये भी आ रहे हैं लगातार, डिजिटल मीडिया की मैं बात करूं या तमाम ग्रुप्स की बात करूं, या चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टा हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या लोग जब वैक्सीनेट होने जा रहे हैं तो कई लोगों को चक्कर आने की समस्या हो रही है, कई लोगों को घबराहट की जैसे समस्या हो रही है। क्या हमें वैक्सीन लेने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हम खाकर अच्छे से जाएं, हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए, हम उससे पहले कोई दवा अगर ले रहे हैं जिन्हें बीपी या शुगर की समस्या है तो वो उस दवा को लेकर के जा सकते हैं, या लेने से पहले उसे रोकना होगा? ये किस तरह की सावधानियां लोगों को वैक्सीन लेने से पहले बरतनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो भी दवा ले रहे हैं वो लेके जाएं, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो दवा मिस करके जाता है, और या डायबिटीज़ का पेशेंट है वो दवा मिस करके जाता है, हो सकता है वहाँ जाके उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या शुगर है तो शुगर बढ़ जाए, वेट करना पड़े। इसलिए दवा लेना है जो भी ले रहे हैं, मन में कोई तरह की शंका नहीं होनी चाहिए कि दवा लिए बिना जाना है। दूसरी बात, वैक्सीन के प्रति अब इतना समय बीत गया है कि लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सीन से कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। अभी तक कहीं कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं है कि किसी को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुआ हो। तभी अब जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्कूल्स में चालू हो गए हैं, कॉलेजेस में चालू हो गए हैं, क्योंकि ये प्रूव्ड है। इसको लेने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोग टेंस जरूर रहते हैं, मन में कौतूहल जरूर रहता है, लेकिन कौतूहल लाने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन आराम से लें, जहाँ पे इनको उपलब्ध है वहाँ पे लें, जिस ब्रांड का उपलब्ध है वो उस ब्रांड का लें, और वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जिससे बचाव हो सकता है। सुरक्षा कवच एकमात्र अपने पास है, वो है वैक्सीनेशन। इसके अलावा जैसे हम लोग सब डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, सैनिटाइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैक्सीनेट भी होते हैं तब भी ये चीज़ें फॉलो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हाथ साफ रखना फॉलो करना है, मास्क लगाना फॉलो करना है, बचाव ज़रूरी है।
बिल्कुल, तो देखिए आप लापरवाह नहीं हो सकते, इसकी गुंजाइश नहीं है और ये होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आपको लगती है तो वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह बनकर घूमने फिरने लगें, आप सावधानियों को दरकिनार कर दें, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं, आप अपने साथ अपनों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। मोहम्मद मसूद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम निगेटिव हो जाते हैं तो उसके बाद मेरे शरीर में एंटीबॉडी जो बनी रहती है वो कब तक समय तक के लिए बनती है एंटीबॉडी मेरे शरीर में? डॉक्टर वीणा सिंह, चूंकि कॉलर का सवाल शायद अगर एक बार पॉजिटिव हो गए उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव की भी आ गई तो कहा जाता है कि आपके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। अब आप कितने दिनों तक ये एंटीबॉडी काम करती है, कितने दिनों के बाद आपको वैक्सीनेट होना चाहिए? देखिए, इसका जो गाइडलाइंस है सरकार के तरफ से वो ये है कि नेगेटिव होने के कम से कम 3 महीने के बाद आप अपने वैक्सीन का पहला डोज ले सकते हैं। आइडिया जो है इसके पीछे जो साइंटिफिक बेसिस है वो ये है कि जब भी आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उस वायरस के अगेंस्ट में भी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और जो कि देखा जा रहा है कि 3 महीनों तक अच्छे खासी मात्रा में रहते हैं, कारगर रहते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से यही निर्देश है कि जब भी आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए या फिर कोरोना के लक्षण खत्म हो जाए, वहाँ से 3 महीने जोड़ लीजिए और फिर अपने पहले डोज को लेने की तैयारी कीजिए। तो इतने दिन तक आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहेगा जो कि प्रतिरोधक क्षमता भी रखेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए 3 महीने के बाद अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं तब आपको बहुत ज़्यादा आपाधापी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई होगी। लेकिन देखिए, एंटीबॉडी बने या ना बने, वैक्सीनेट हो या ना हो, सुरक्षा मानकों का यानी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको तब भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ सैनिटाइजिंग और अपने आप को लोगों से भीड़ भाड़ से बचाकर रखें, ये सबके लिए हित में होगा, सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर आईएस ठाकुर, मैं ये भी समझना चाहूँगी, चूँकि ये भी कहा जाता है कि जो लोग क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए खतरा और दुगुनी चौगुनी हो जाती है जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन क्या क्रॉनिक डिजीज में आने वाले सभी लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं या फिर कुछ टर्म्स कंडीशंस भी हैं कि इन लोगों को छोड़कर बाकी लोग हो सकते हैं? नहीं, इसमें केवल जो हार्ट का जिनका प्रॉब्लम है, इको एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं, तो उन लोगों को जो है वो भी ले सकते हैं। 3-4 दिन पहले बंद कर देना है, फिर लेकर के 4-5 दिन के बाद फिर शुरू करना है। अदरवाइज कोई जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है, जिनको भी कोई गंभीर बीमारी है, उस सब लोग लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो क्रॉनिक डिजीज वाले सभी पेशेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है और उनको भी एडवाइजेबल है, जो डॉक्टरी जानकारी कहती है। हमारे साथ एक कॉलर जोड़ के हैं संजय पटना से। संजय, आप अपना सवाल पूछें। जी सर, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं 18 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव पाया गया था RT-PCR जांच में, और 2 सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रह करके घर पर ही दवाई खा करके फिर मैंने 1 मई को एंटीजन टेस्ट कराया तो नेगेटिव हो गया। लेकिन उसके अभी मैडम सर 15 दिन से मुंह के अंदर छाला जैसा उजला उजला सफेद मुंह के अंदर में लग रहा है सर, तो कुछ ब्लैक फंगस का जैसा शक लग रहा है सर। डॉक्टर मनीष मंडल, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें आप? नहीं, इन्हें जो है दिखाना चाहिए जाके हॉस्पिटल में, और IGMS में ये सुविधा हमारे ENT OPD में उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। ये मॉर्निंग 9 o'clock से 4 o'clock के बीच में कभी भी आके ENT विभाग में दिखा सकते हैं अगर इनके मन में शंका है, और उसका निराकरण कर सकते हैं। ये बहुत सारा कारण हो सकता है। हाँ, एक फंगस का मामला भी हो सकता है, सचेत रहने की जरूरत है। अभी के परिवेश में जब पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, तरह तरह की भ्रांतियां और रियलिटीज दोनों हैं, तो इनको OPD में दिखाना उचित होगा और उसके माध्यम से फिर जो भी निराकरण किया जाएगा उसको फॉलो करना होगा।
बिल्कुल, तो आप लापरवाही ना बरतें। लक्षण अगर आपके अंदर किसी भी तरह के जनरेट हो रहे हैं जो अनकॉमन आपको लगते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास संपर्क करें और सही जगह पर अप्रोच करते हुए उसके अनुरूप जल्द से जल्द उसके ट्रीटमेंट की कवायद में जुट जाएं, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बनिस्बत कि आप इधर उधर या फिर दूसरी जगहों से जानकारी निकालकर खुद से ट्रीटमेंट में न जुटें, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और इस वक्त डॉक्टर मनीष मंडल, लोगों के अंदर ये भी सवाल है, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो संक्रमित होते हैं, जिनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, जिनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, क्या वो लोगों के अंदर ही ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस जो आजकल सामने आ रहे हैं उनके केसेस मिलते हैं, या फिर एक साधारणतया भी जो लोग पॉजिटिव ना हुए हों उनके अंदर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं, उनके अंदर भी ये चीजें हो सकती हैं? जहाँ पे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, चाहे वो पहले से बीमारी हो उससे कॉम्प्रोमाइज हो, या फिर जो उन्होंने कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स लिया हो उससे हो, या खुद से ओवर मेडिकेशन कर लेते हैं बहुत लोग। क्योंकि इसमें अगर किसी को बुखार है या खांसी और डॉक्टर ने उनको फलाना मेडिकेशन दिया है, कभी कभी लोग उसको अपने मन से भी डोज ज़्यादा बढ़ा के ले लेते हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाए जी। और ये भी देखा गया है कि पेरिफेरल जो हमारा गांव का इलाका है वहाँ पे कुछ क्वैक्स जो हैं वो ओवरडोज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई दवाई अगर स्टेरॉइड्स की 16 मिलीग्राम देनी है या 8 मिलीग्राम देनी है तो उसको 32 मिलीग्राम दे दिया जा रहा है, ऐसा भी देखने में आया है। तो उसके कारण भी उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही है। और जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, चाहे वो किसी अन्य बीमारी से हो, जैसे डायबिटीज़ है या थायराइड है या उसको क्रोनिक किडनी फेलियर की बीमारी है या ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, अन्य बीमारियों की वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो या फिर स्टेरॉइड्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो उसमें फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% को होता है, हाँ, लेकिन बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में ही फंगल इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो दूसरी जो बात सामने आ रही है कि लोग इस बार घर पे ही ऑक्सीजनेट हो रहे हैं। तो जो घर पे ऑक्सीजन लेते हैं उनका डायरेक्ट पाइप से कनेक्शन नाक पे होता है। अगर पहले से ही पाइप इन्फेक्टेड हो या उनका जो लेके आए वो सिलेंडर वो इन्फेक्टेड हो तो उससे भी संभावना होती है कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो हर जगह ये उपलब्ध है, हर मेडिकल कॉलेज में जांच की सुविधा उपलब्ध है, ये जांच करा सकते, दिखा सकते हैं और उसका निराकरण करा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, खुद से भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। आप जानकारी ज़रूर आपकी सुविधा के लिए आजकल हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन क्या आपको उसकी ज़रूरत है? क्या आपके अंदर जो लक्षण हैं उस लक्षण में उन दवाओं का सेवन ज़रूरी है क्या? ये सब कुछ जानकारी आपको डॉक्टर ही देते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि डॉक्टर सलाह के अनुरूप ही आप दवाओं का सेवन करें, नहीं तो उसके दुष्परिणाम भी हैं जिनमें ब्लैक फंगस के केसेस भी ज़्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए गया से। जितेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, कह रहे हैं ना मैडम जी, ये तीन फंगस है, ब्लैक, व्हाइट और पीला। जी। तो दो का अंग्रेज ने जन्म दिया है, एक हिंदुस्तान ने जन्म दिया है क्या? एक पीला का येलो क्यों न डाला गया? पहली चीज तो ये समस्या नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगी कि चूंकि ठीक है। आगे एक है, कोरोना से लोग अस्पताल में ही क्यों मर रहा है, घर पे क्यों नहीं मर रहा है? तो इससे तो आपको राहत की सांस लेनी चाहिए कि भाई अस्पताल जाने वाले लोगों की संख्या कम से कम रहे, घर पर ही आप ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इस बात से भी परेशान है कि घर पे लोग ठीक हो जा रहे हैं और अस्पताल में जाकर क्यों मौत हो जा रही है, ये अपने आप में सवाल भी थोड़ा बड़ा अजीब सा है। डॉक्टर IAS ठाकुर, मैं चाहूंगी कि आप अगर ये सोच ऐसे लोगों के मन में आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए? एक्चुअली घर पर रहने से भी अगर ठीक हो जाते हैं तो घर पर रहें, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज में जब भी लोग आते हैं तो जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 40, 60, 30 आता है तभी आते हैं, तो नेचुरली सीरियस रहते हैं, तो उसके बाद भी तो डेथ रेट तो बढ़ेगा ही, इनका प्रॉब्लम हो ही सकता है। लेकिन घर पर इनको कोई सिम्टम नहीं है, घर पर आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है।
बिल्कुल, तो देखिए इसके पीछे का सवाल का जवाब आपके पास खुद ही है, क्योंकि आप तब तक घर पर रहते हैं जब तक आपको लगता है कि हम सही हैं या फिर ट्रीटमेंट हम अपने तरफ से जो कर रहे हैं वो सही चल रहा है। लेकिन जब आपकी स्थिति खराब होने लगती है, जब आप वर्स्ट कंडीशंस में जाने लगते हैं, जब आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो सैचुरेट होते हुए काफ़ी नीचे आ जाता है, तब आप पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की जाती है आपको बचाने की, लेकिन लापरवाही मत बरतिए। लक्षण पहचानना ज़रूरी है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन वो ट्रीटमेंट कब तक घर पर चलेगा इसे लेकर जानकारी भी उचित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, तौफीक कटिहार से। तौफीक, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैं कटिहार न्यूज 18 टीम सहित सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये विषय चुना है वो काफी महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल था कि मैं 2 मई को वैक्सीन लिया हूं जी, और 2 मई को वैक्सीन लेने के बाद तरह तरह का अफवाह था, लेकिन 2 मई को जब मैं वैक्सीन लिया तो काफी हमको फायदा बुझाया जी। पहले जो चलने फिरने में कमजोरी बुझाता था, थक जाते थे, वो कमजोरी मेरा खत्म हो गया है। तो दूसरी डोज कब लें? दूसरा सवाल मेरा ये है कि कटिहार का एक फलका प्रखंड है जहाँ का मैं निवासी हूँ जी, यहाँ पर लगभग 300-350 कोरोना पॉजिटिव है। शहर के बाद दूसरे लहर में जो है गांव में कोरोना जो है अपना पांव पसारा, लगभग 300 से 400 लोग यहाँ पॉजिटिव हुए। उसमें 2 लोगों की जो मौत हुई जो कि पहले डोज ले चुके थे, जिसको लेके ज्यादा अफवाह फैली है। तो दोनों पेशेंट जो है वो पहले डोज लिया हुआ था और दोनों हार्ट के पेशेंट थे। तो क्या इसको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जांच नहीं हो सकता है कि आखिर क्यों उनकी मौत हुई, मौत के पीछे का कारण क्या था, जो कि वैक्सीनेशन भी यहाँ कम हुआ है उसके बाद? बिल्कुल, बहुत एक माकूल सा सवाल भी डॉक्टर मनीष मंडल इनका लगता है। देखिए, एक तो पहले इन्होंने बहुत बेबाकी से, बहुत साफगोई से इस बात को स्वीकारा भी कि मैं पहले कमजोरी महसूस करता था, लेकिन जब से वैक्सीनेट हुआ हूं तब से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे अंदर वो ताकत का संचार एक बार फिर से हो गया। तो ये वैक्सीन जो है वो काम करती है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक दूसरा इनका सवाल है कि बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनमें जिन 2 लोगों का जिक्र इन्होंने किया कि उनकी डेथ हो जाती है, वो हार्ट के भी पेशेंट थे, तो क्या ये माना जाए कि बहुत बार आपके खुद के मेडिकल कंडीशंस भी असर करते हैं? और जिस टाइमिंग को लेकर के जो कि लोगों के मन में सवाल आता है, वैक्सीनेट हो रहे हैं और उस वक्त अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो क्या कहीं? डॉक्टर मनीष मंडल, ये वैक्सीन हर तरह के रिसर्च में प्रूफ होके दिया जा रहा है और इसमें कहीं कोई शक का सवाल ही नहीं है, फुल प्रूफ है ये। और किसी का अगर डेथ होता है तो डेथ की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। पहली बात तो जो डेथ इनके यहाँ 2 हुई, इनकी उन्होंने रिपोर्टिंग की कि नहीं? अगर इनके मन में सवाल था तो इन्होंने लोकल लेवल पर बताया कि नहीं बताया, ये देखना होगा। और अगर किसी की डेथ होती है तो कोई जरूरी नहीं कि वह वैक्सीन से ही हो, दूसरा कारण भी हो सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम था, हो सकता है कि हार्ट के प्रॉब्लम के चलते डेथ हुआ हो, कोई जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन से ही हुआ हो। तो मन में भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। ये 100% प्रूव्ड है रिसर्च में हमारे इंडिया में कि जो हमारा दोनों वैक्सीन है वो प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन देता है, ये स्वीकार्य है और ये प्रूव्ड है। इसलिए मन में कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, वैक्सीन लेना है और वही एक सुरक्षा अभी तक उपलब्ध है। इसके अलावा जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम 3 डॉक्टर्स यहाँ हैं, तीनों बार बार कह रहे हैं और बाकी लोग भी डॉक्टर्स ने कहा है कि बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सफाई है, ये रखना ज़रूरी है। ओवर मेडिकेशन ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से या रूबरू डायरेक्ट जाके किसी डॉक्टर से मिलकर दिखा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के प्रति कोई भी जो है भ्रांति को मन में ना पालें, जरूर लें। बिल्कुल, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मंडल भी दे रहे हैं कि
बहुत ज़रूरी है कि आप अगर मन में शंका पालते हैं तो आपको उस तरह के सिम्टम्स खुद ब खुद अपने अंदर महसूस होने लगते हैं, आप डरने लगते हैं और डर की वजह से भी कई चीज़ें जो हैं वो आपको अपने अंदर महसूस होने लगती हैं। तो पहले तो इस डर को, इस मिथ्य को अपने मन से निकाल दीजिए। ये वैक्सीन जो है आपको सुरक्षा देता है, एक शील्ड के तौर पर आपके लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आप तक ये जानकारी पहुंचाने वाले जिन पर आप विश्वास करते हैं और सलाह लेने के लिए, चाहे आप नॉर्मल कंडीशन में हो या फिर क्रिटिकल कंडीशन में हो, पहुंचते डॉक्टर के पास ही हैं जो आपको जीवन देते हैं। वो डॉक्टर आपके सामने रोल मॉडल के तौर पर खड़े हैं, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेट हुआ है, वो आपके बीच संक्रमित मरीजों के बीच मौजूद रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो सुरक्षित हैं। तो इससे बड़ा आपके सामने और कोई एग्जाम्पल नहीं होगा कि ये शील्ड कैसे काम करती है और कितनी कारगर है। तो इसे लेकर डर का माहौल खत्म करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ब्रिजनंदन। ब्रिजनंदन, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 55 वर्ष है जी, और मैं ब्लड शुगर का पेशेंट हूँ। 24 अप्रैल को मैंने फर्स्ट डोज लिया था, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा रहा अनुभव। लेकिन बाद में 10-15 दिन बाद मैंने अपने घर में चेक किया तो थोड़ा इधर ब्लड शुगर का लेवल मेरा हाई शो किया। फिर दवा का डोज थोड़ा बढ़ाया गया तो हाई थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, लेकिन जो खाने के बाद का है वो 250 बता रहा है, अभी भी 250-300। तो क्या दूसरा वैक्सीन का डोज लेना सही अभी होगा? डॉक्टर IS ठाकुर, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? एकदम लेना चाहिए। डायबिटीज़ का इलाज कराते रहें और वैक्सीन तो जाकर ले ही लें। कोवैक्सीन हो तो 30 डेज पर, और वो 2 से 3 महीना, 2.5-3 महीना का जो है इंटरवल है उसके आलोक में ले लें। जो भी डोज इनको लेना है वो ले लें, जरूर ले लें, और डायबिटीज़ के लिए इलाज कराते रहें अपना। तो बिल्कुल, डायबिटीज़ से अगर आपके अंदर है, डायबिटीज़ से आप पीड़ित हैं, तो आप ट्रीटमेंट में भी होंगे, आप दवाओं का सेवन भी कर रहे होंगे, तो उसे आप सुचारू रखें, उसे मॉनिटर करते रहें। ज़्यादा तकलीफ होने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि क्या डोजेस में बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि वैक्सीन से इसे जोड़ने की या उस तरीके से उसे देखने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर वीणा सिंह, मैं आपसे समझना चाहूँगी, चूँकि जब ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन न लेने वाले लोगों में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो शामिल हैं जिन्हें नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसर्च इंडियन परिवेश में अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अब लैक्टेटिंग वीमेन को या मदर्स को कह दिया गया है कि आप ले सकते हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि रिसर्च ये कहता है कि उसमें बच्चों को कोई असर नहीं होता है? आपका सवाल जो है बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च से संबंधित है और इसमें आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी दर्शकों को भी। सबसे पहले तो जब ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ था उसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि पहले था कि आम जनता पर इसका जो सुरक्षित प्रभाव है वो पहले इस्टेब्लिश हो जाए, फिर बाकी जो थोड़े से अदर ग्रुप्स होते हैं जैसे बच्चे होते हैं, ये प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स, उन पर देखा जाए। तो अभी के लिए जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में अभी भी वैक्सीन नहीं देना है, क्योंकि जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा है उस पर कितना सुरक्षित है इस वैक्सीन का प्रभाव, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग वुमेन में जो मदर्स अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, उनमें ज़रूर इस वैक्सीन का प्रभाव देखा जा रहा है कि मदर का खुद का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली साइंस यही कहता है कि अगर मदर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो जो स्तनपान के माध्यम से शिशु में एंटीबॉडीज़ जाएंगे वो भी उस बच्चे को बचाने में, उनकी सुरक्षा में मददगार साबित होंगे। तो इसीलिए अभी के लिए लैक्टेटिंग मदर्स के ग्रुप को इंक्लूड कर लिया गया है वैक्सीनेशन के लिए। और एक्चुअली यही साइंटिफिक बेसिस है कि अब बच्चों में भी वैक्सीन परीक्षण स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के बीच में ये परीक्षण स्टार्ट हो चुका है। टोटल इंडिया में 7 सेंटर्स पर हो रहा है, जिसमें एम्स पटना भी एक सेंटर है। और इसमें भी जैसे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, पहले तो 12 से 18 साल वालों में देखा जाएगा, फिर उसके बाद 6 से 12 साल वालों में, और फिर 2 से 6 साल में। तो एक्चुअली जो ये साइंटिफिक बेसिस हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता जा रहा है
हमारा वैक्सीन का ग्रुप ऑब्वियसली ब्रॉड बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल, और हम पहले कोशिश lactating mothers नहीं तो थी, यही है कि मतलब हर एज ग्रुप को सुरक्षित किया जा सके, कोई एक्सक्लूड न रह जाए, कोई बच्चा न रह जाए और सभी सुरक्षित रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब बात बच्चों की हो तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं पटना से, शंकर। शंकर, आप अपना सवाल पूछें। शंकर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये हाँ शंकर, आप अपना सवाल पूछिए आप। सर, हम 98 में ओपन हार्ट सर्जरी एक वाल्व लगा था। जी हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। ओपन हार्ट सर्जरी एक वाल्व लगा था जी। दवा खा रहे हैं, क्या दिला सकते हैं? डॉक्टर मनीष मंडल, चूंकि ओपन हार्ट सर्जरी इनकी 98 में हुई है, तो अब ये जानना ये चाह रहे हैं कि क्या मैं ले सकता हूं क्या वैक्सीन? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? इन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ले सकते हैं और इनका लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि इनकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो किसी के कारणवश ऑपरेशन के बाद तो वो डेवलप हो सके, तभी ये कोरोना से बच सकते हैं। तो मेरा इनको पूर्ण मतलब फुल प्रूफ ये कहना है कि जितना जल्दी हो ये वैक्सीन जरूर लें और दोनों डोज लें। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, उसको भी फॉलो करते रहें ताकि जब तक इम्यूनिटी डेवलप हो तब तक कोई संक्रमण इस बीच में इनका ना हो जाए। बिल्कुल, तो देखिए वैक्सीनेट होने के दौरान भी और वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना संक्रमित आप हो सकते हैं। ये वैक्सीनेशन आपको संक्रमित होने से बचाता है, इसलिए इस मायने में भी कि आप कहीं ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में ना पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए। साफ सफाई को लेकर जो निर्देश है, जो कोरोना प्रोटोकॉल कहता है, उसका पालन जरूर करें। अनावश्यक इधर उधर घूमने से बचें, परहेज करें। कुछ वक्त का आपका संयम जो है वो आपको ही सिर्फ सुरक्षित नहीं करता है, समाज के प्रति भी आप एक उत्तरदायी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मन में कोई शंका न रखें, अगर कोई समस्या है, कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए न्यूज़ 18 आपके साथ खड़ा है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए हम आप तक उसी जानकारी को डॉक्टरों के जरिए पहुंचाते हैं। अब बात उस सुरक्षा कवच की जो हमारे हाथों में है, हर वक्त मौजूद है, वो है ये मास्क। इस मास्क का इस्तेमाल आपको ढंग से करना है, सलीके से करना है, क्योंकि ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे ये बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।